सचनामा में आप सभी का स्वागत है। न्यूमैक्स प्रकरण लगातार सुर्खियों का विषय बन रहा है। एक और नया मोड़ इसमें आ गया है। जो शिकायत करता है वे जिलाधिकारी से दोबारा मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष भी साथ में मौजूद थे। सीधा बात करेंगे। जी बालियान साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया। बालियान साहब, न्यूमैक्स का मामला लगातार सुर्खियों में है। आप जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और दोबारा मिले हैं, क्या बातचीत हुई? देखिए, मैंने अपनी 28 नवंबर के करीब उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 71 पेज का मैंने दस्तावेज उन्हें दिया था। तो अभी उसके अंदर की क्या कार्रवाई हुई है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यपाल पाल जी और जिला महामंत्री संजय अग्रवाल जी, कुछ और लोग भी थे, हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और मैंने उन्हें तमाम शिकायतों के बारे में बताया भी। तो क्योंकि SIR की प्रक्रिया चल रही है और 11 तारीख तक प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, तो इस सिलसिले में अभी तक वो कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की थी। हालांकि उस दिन उन्होंने मुझे बैठा के और तसल्ली से तमाम चीज़ें उन्होंने पूछी और मैंने उन्हें बताई भी और समझाई भी कि इस तरीके से यहाँ पे ये लैकुनाज है, ये प्रॉब्लम है। अगर सेबी के पास कोई दस्तावेज रखे हैं तो यहाँ रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, MOU साइन हो सकता था, कोई एग्रीमेंट हो सकता था, उसके बाद ये पैसा जमा कर देते सेबी के पास, सेबी इन्हें दस्तावेज दे देता, उसके आधार पे तो यहाँ पे बेनामे हो सकते हैं और बाद में फिर दाखिल खारिज हो सकता है। उससे पहले दाखिल खारिज कैसे हुआ? इसका मतलब या तो सेबी के कोई कर्मचारी अधिकारी मिले हुए थे जिन्होंने कागज वहां से इन्हें दे दिए, या फिर उन्होंने फर्जी कागज बनवाए हैं। उसी के आधार पे फिर आगे की पूरी प्रक्रिया है। अब उसमें क्या क्या कमियां हैं, इन्होंने 2025 में नक्शा पास कराया और 2024 में प्लॉट बेच दिए, वो सब तो आपके जांच के विषय दूसरे हैं। रेरा की जिम्मेदारी है, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जो मूल रूप से जो बेसिक चीज है बेनामे की, मेरा सवाल सबसे बड़ा उसी पे है और उसमें न्यूमैक्स भी है, अपेक्स भी है और दूसरे लोग, विशाल शर्मा भी हैं, एक चौधरी साहब भी हैं, एक NSS HF वो है लेबर एंड प्लेसमेंट, और कुछ एक हरियाणा की पार्टी है। अलग अलग लोगों ने भूमि खरीदी है। तो उसमें मैंने सवाल खड़े किए। फिर मैंने कहा कि सर ये बताइए आप कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक ऑन रोड हाईवे से सटी हुई जमीन 5 लाख रुपए बीघा कहाँ है? जिस भूमि की कीमत 307.5 करोड़ इन्होंने 2013 में बताई, वहां बंधक रखते हुए वो 95 करोड़ के आसपास कैसे बेच दी? 5 लाख रुपए बीघा कहाँ मिलती हैं जमीनें? 50 लाख से 1-1.5 करोड़ रुपए तक का रेट है। तो ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके, सारी जो इसके अंदर लैकुनाज हैं, जो इसके अंदर एक ऐसा हुआ है कि सहारा कंपनी जैसे कि भागना चाहती हो कि भाई कैसे भी कुछ भी पैसे मिले, 1000 करोड़ रुपए की जमीन को वो कुल 95 करोड़ रुपए में देके भागना चाह रही है, जैसे ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो डीएम साहब ने, जैसे कि मैं बता दूं, इसमें डीएम साहब ने इसमें आश्वासन दिया कि वो रेरा से भी और सेबी से भी वो उनसे पत्रावली भी उपलब्ध करवाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और इस विषय में गहनता से जांच कराएंगे। जैसे कि आपने 71 पेज की एक शिकायत पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया है, इतनी पुख्ता से आप शिकायत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लॉट भी लोग खरीद रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी प्लॉट बेच करके चली जाएगी और ये एक अंधविश्वास में घेरते हुए ये सड़क पर खड़े हो जाएं लोग? देखिए, मेहुल चोकसी कौन है? लोगों के पैसे लिए और चला गया। नीरव मोदी कौन है? लोगों के पैसे लिए और चला गया। मालिया कौन है? तमाम लोग रह गए ना पैसे ढूंढते हुए उनके पीछे। इसी तरह से सहारा साहब, तो सहारा श्री जो थे वो तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनके बच्चे तो दोनों के दोनों इंडिया छोड़ चुके हैं। मैसेडोनिया की उन्होंने नागरिकता ले ली। प्रत्यावर्तन संधि भारत की वहां पे है नहीं कि उन्हें पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे। तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान के 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ निवेशक हैं, तो 13 करोड़ वो वोटर भी हैं। अलग अलग राज्यों में है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल, दूसरी जगह बहुत जगह हैं। ये लोग 13 करोड़ कोई एक जगह नहीं है। क्या इनकी वोट नहीं है? जो वहाँ चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, क्या उन्हें पता नहीं लगता कि ये वोटर हैं? और वोटर होने के बाद भी वो 25 साल से अपना पैसे के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या वोटर होते हुए जो 25 साल एक लोकतांत्रिक देश में वो लोग अपने पैसे के लिए तरस सकते हैं? तो मुजफ्फरनगर के अंदर अगर ये बेनामे कल या ये खरीद फरोख्त फर्जी साबित होती है, तो जो निवेशक थे जिन्होंने यहाँ प्लॉट बुक किए हुए हैं, इवन मेरे भाई ने भी कर रखा है, 40 लाख रुपए उसने भी दे रखे हैं एक विला के अंदर, इनका पैसा कौन वापस करेगा? ये रेरा से मांगेंगे, मुकदमे चलेंगे, 10 साल 15 साल ये पैसा फंस जाएगा। बाद में ये पैसा किस्तों में या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं 25 साल से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और लगातार अधिकारियों के और कोर्ट की कुंडी खटखटा रहे हैं, अभी तक कोई मामला निस्तारण का नहीं निकला है। जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को लोकसभा या विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे?
देखिए इसके कई कारण हैं, क्योंकि जिस सहारा को जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है यहाँ तक पहुँचने में, कहते हैं समाजवादी पार्टी का है। ठाकुर अमर सिंह उस समय रहे थे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके साथ दिखते थे। इनके मुकदमे कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, ये तमाम लोग कौन है? कांग्रेसी हैं। और इनकी जो जमीन है औने पौने दाम में खरीदने वाले कौन है? ये सत्तारूढ़ दल से है। अब संजय पाठक का ही अगर आप नाम ले लें, उन पे 500 करोड़ रुपए की तो पेनल्टी लगी है खनन के एक मामले में, और ईडी ने और सीआईडी ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने वहां सेबी की इसी तरीके की 1000 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 98 करोड़ रुपए में खरीद रखी है। तो जनप्रतिनिधि क्यों आवाज उठाएंगे जब वो सारे के सारे इस खेल में मिले हुए हैं? ये तो सीधी सी बात है ना कि निवेशक जो है गरीब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कुंडी नहीं खटखटा सकते। एक वकील को एक हियरिंग के देने के लिए उन पे कम से कम कमजोर वकील को भी, या जिसका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं, उसमें 5-10 लाख रुपए एक हियरिंग के चाहिए। कहाँ से देंगे वो लोग? उनकी आवाज कौन सुनेगा? ये संसद सुनेगी, ये राजनीति सुनेगी, लेकिन ये तो अपने अनुसार सुनेगी ना, जहां इन्हें फायदा नजर आ रहा होगा। तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, यह है कि अमित शाह जी कोशिश कर रहे हैं कि 13 करोड़ निवेशक जिन्हें कहते हैं, हो सकता है वे 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कुछ एक्सपायर हो गए हों, जो आज हम पूरी पूंजी बताते हैं 2.25 लाख करोड़ रुपए, हो सकता है वो 2 लाख करोड़ रुपए हो, क्योंकि जो पूंजी बताई है अभी तक ऑफिशियल तौर पे काफी जगह ईडी ने वो 1,79,079 करोड़ रुपए के करीब बताई है। थोड़ी पूंजी नहीं होती है। उसमें से अमित शाह जी अब तक मात्र 7,000 करोड़ रुपए लोगों के वापस करा पाए हैं, और उनके पास ही जो उन्होंने एक सीआरएस पोर्टल बनाया है वापसी का, कि सहारा से जिन्होंने पैसा लिया है हम उनका पैसा वापस कर दें, और अधिकतम मात्र 50,000 रुपए, भले ही आपके पैसे वहां पे 10 लाख हैं, अभी अधिकतम 50,000 रुपए ही, और वो भी सिर्फ 4 सोसाइटी के, और जबकि सैकड़ों सोसाइटी से सहारा ने पैसा ले रखा है। तो इन्होंने एक पोर्टल बनाया और उसमें लोगों को पैसे वापस कर रहे हैं। 1,41,00,000 लोगों ने आवेदन किए हैं अभी सिर्फ 4 कंपनियों में, और 5 लाख रुपए तक के, और उसमें जो उन्हें दिया गया है 50,000 रुपए, मतलब 7,000 करोड़ रुपए उनके पास खुद आज तक पहुंचे हैं। और अगर 2.25 लाख करोड़ रुपए हैं, कहाँ से तो वो पैसा आएगा? कैसे वो वापस जाएगा? पैसा कहाँ से वापस आना था? वो ये जो जमीन थी सहारा की, जो 217 शहरों में है, इन्हें बिकने के बाद वो पैसा सीधी सहारा अकाउंट में जमा होना था और निवेशकों का वापस होना था। अगर शिकायत सत्य पाई जाती है और मामले को गंभीरता से अधिकारी देखते हैं, तो जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर रहे हैं, पैसा कैसे वापस होगा? नहीं होगा ना। रेरा से वो लोग मुकदमा चलेगा, वो रेरा को पार्टी बनाएंगे कि आपने इसका अनुमोदन दिया था, आप जिम्मेदार, हमने तो आपके भरोसे पे यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया। और सीधी सी बात है, निवेशक जो है वो देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम इतना महंगा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने महंगी प्लॉट है, इसको रेरा ने अनुमोदन कर रखा है। अगर रेरा ने कर रखा है तो तुम्हारा पेमेंट यहाँ पे सुरक्षित है, तो वो उसमें पैसा लगा लेते हैं रेरा के भरोसे। वो रेरा पे मुकदमा दर्ज करेंगे, तो रेरा का क्या होगा? रेरा तो मुकदमा लड़ती रहेगी बहुत लंबे समय तक। वो अपने पास से तो पैसा देने वाली नहीं, उसके तो कोई फंड ऐसा है नहीं, वो इस प्रॉपर्टी को नीलाम कराने की कहेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं, ये प्रॉपर्टी सहारा की है। तो रेरा तो फंसा पड़ा है खुद इसमें। तो इस तरीके से देश की जो नागरिक हैं वो कब तक ठगे जाएंगे? ये तो जब तक कानून सख्त नहीं होंगे, इसमें फांसी की सजा नहीं होगी, जब तक आप ये कितना बड़ा घोटाला करके 2-4 साल जेल में रहने के बाद, या फिर 2 महीने में छूट जाने के बाद अगर आप ये काम करने के लिए फ्री हैं, तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। जैसे कि हमने रेपिस्ट को गंभीर सजाएं दी हैं, तो उसी तरह से जब तक इन घोटालेबाजों को, जो जमीन घोटाले और इस तरह से करते हैं, इनके लिए कड़ी सजा का निर्धारण नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरकार जो है, बहुत सारे मामलों में मैं देख रहा हूँ कि अगर कहीं घोटाले या चीटिंग होती है तो वहाँ पे जो पेनल्टी है उसको बढ़ा रही है, लेकिन जो फिजिकल सजा है, उम्र कैद है या मृत्युदंड है या कोई दूसरी सजा, उसको कम करती जा रही है। तो इट मीन सीधी सी बात है यार, चीटिंग करो आप, चीटिंग आपने 1 करोड़ रुपए की कर ली, आपको पेनल्टी लग गई 10, 5, 20 लाख, 25 लाख आप उसमें दे दिए, 70, 80, 50 लाख जो भी है वो आपके बच ही रहे हैं। तो सरकार की मैंने जो है सोशल मीडिया पे आपके माध्यम से पढ़ा भी है, आपने जनप्रतिनिधियों के लिए लिखा भी है कि संसद में आवाज उठनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है? नहीं उठा पाएगा कोई भी। ये जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो इस तरीके के काम करते हैं चुनाव के समय पे, तमाम पार्टियों के पास एक मोटा बक्सा इनके पास से जाता है, तमाम पार्टियों के नेताओं के पास इनका बक्सा जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एंड टाइम पे उस पैसे को मना कर पाते हैं, क्योंकि उसकी तादाद, क्वांटिटी, डेंसिटी उस बैग की देखने के बाद बहुत मुश्किल होता है उसको वापस करना। मेरे पास भी बहुत ऑफर आते हैं ना, मुझे मालूम है कि आप चुप बैठ जाओ तो इसके लिए आपके ऐसा होगा। ये भी आरोप लग रहा है। हाँ, आरोप को नहीं लगा पाएगा कोई भी, आरोप नहीं लगा पाएगा। आरोप सिर्फ वो ये कह सकते हैं कि जो आवाज उठा रहे हैं ब्लैकमेलर हैं। आवाज वो इसलिए नहीं कह सकते, उनके प्रतिनिधि मेरे पास आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? वो कोई ना कोई प्रपोजल लेके आ रहे होंगे ना,
या मेरे से पूछ रहे होंगे कि आप क्यों ये कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपने ऐसा किया है तो क्या मेरा आवाज़ उठाने का हक नहीं है। तो उसके बाद उन्हें अपने पक्ष में क्या है बात, यही तो है ना कि आवाज़ उठाने वाले जो होते हैं वो ब्लैकमेलर होते हैं, लेकिन क्या मेरे पास पेमेंट का प्रपोजल या दूसरी चीज़ें नहीं आई होंगी? मुश्किल होता है आज के इस भौतिकवादी युग में आए हुए पैसे को ठोकर मार देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिनके साथ आप टकरा रहे हो वो आपको किसी भी मोटर गाड़ी से कभी भी कहीं टकरा सकते हैं, वो आपकी कहीं भी जान ले सकते हैं। आज बैठा मैं बात कर रहा हूँ, कल को मेरी तस्वीर टंगी हो सकती है, उस पे हो सकता है लोग तस्वीर पे माला चढ़ा रहे हो, कुछ कह रहे हो बहुत अच्छा था, कुछ कह रहे हो ब्लैकमेलर था, कुछ कह रहे हो भला था, कुछ कह रहे हो बहुत बुरा था। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से टकराना और इस पैसे को ठकराना। तो इस मामले को कैसे देखते हैं फिर, जब आपने बड़ी-बड़ी बात कही है कि कुछ लोग जो हैं पैसे को देख कर के लालच आ जाता है, कई बात आपने रखी हैं, तो फिर इस मामले को कैसे देखते हैं कि क्या इसमें सत्यता पाई जाएगी जाँच में या नहीं? अगर इसमें सत्यता ना होती तो अब तक मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज होगा उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी और ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये अदालत में चीज़ें चली जाएंगी। उससे बचना चाह रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके होते। मेरा भी तो प्रयास यही है ना कि ये मामला अदालत में चले। जब सेम कंडीशन पे ईडी गिरफ्तारियां कर रही है, इसी सहारट की टीम के अनिल अब्राहम, ओपी श्रीवास्तव जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, कोई कह रहा है मुझे कैंसर हो गया छोड़ दो, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन नहीं, उनको ईडी छोड़ रही है। कभी गुजरात सीबीआई उन्हें पकड़ने की कोशिश, सीआईडी उन्हें पकड़ने की लिए रिमांड मांग रही है, कभी मध्य प्रदेश सीआईडी उन्हें, कभी ईओडब्ल्यू ने की रिमांड मांग रहा है। उनकी जमानत नहीं होने वाली। कौन है वो लोग? यही अधिकारी लोग थे। तो इसी तरह से तो चीटिंग कर करके ज़मीनें गई हैं ना। सेबी के पास कागज़ रखे हैं और आपने इस तरह से फोर्जरी करके ज़मीन बेच दी। तो अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ उसमें सत्यता है। अच्छा, जो लोग वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है आप? देखिए, मेरा तो सीधा यही कहना है कि अगर आपके पास जब तक आप सेल डीड मांगिए, आप सीधे जाके उनसे कहिए कि आप हमें रेरा की अनुमति एक तरफ रख दीजिए, एमडीए की अनुमति एक तरफ रख दीजिए। आपने जो बैनामे कराए हैं उसमें आपने स्पष्ट निर्देश उसमें लिखा हुआ है आपके बैनामों में कि 2016 जो 2011-12 से केस शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट सेबी का, उसमें 2016 के निर्णय के तहत हम ये खरीद रहे हैं और इसमें सहारा की जिम्मेदारी है इस पैसे को सेबी सहारा अकाउंट में जमा करने की। तो सेबी सहारा अकाउंट में क्यों जमा करना है पैसा? सिर्फ ये पूछे वहां पे निवेशक इनसे, क्यों जमा करना था पैसा सेबी सहारा अकाउंट में? इसलिए करना था ना कि जब ये पैसा वहां जमा हो जाएगा तब वो आपको इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा। जब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा उसके बाद ही यहाँ पे बैनामा होगा, उसके बाद ही दाखिल खारिज होगी। क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां से आए? उससे पहले ही आपने बैनामा करा लिया। कौन से कागज थे वे? अगर वो सेबी के पास कागज रखे हुए थे तो आपके बैनामे किस तरीके से हुए? आप अगर ये कहें कि वो तो सहारा की जिम्मेदारी है, सहारा के लोग आए और उनका एक ऑथोराइज्ड सिग्नेचर आया, वो यहाँ पे आके सिग्नेचर करके और हमारे नाम कर गया, तो फ्रॉड है। वो फ्रॉड कर गया। वो आपको ताजमहल बेच जाए तो आपका थोड़ी हो जाएगा। तो फ्रॉड कर गया ना, तो आप उसके मालिक कैसे हो गए भाई? तो और आपको आपको मालूम है कि इसके अंदर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर वर्डिक्ट है, तो उसके अंदर क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस है, इस पे से लिखा है कंडीशंस के तहत। तो क्या आपने नहीं पढ़ा? मैं आपकी आगे की सब बातें छोड़ देता हूं। किस तरह से आपने प्लॉट पहले ही बेच दिए, किस तरह आपने कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्लॉट अलग अलग कंपनियों के नाम से पैसे लिए, अभी भी आज कभी आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप रजिस्ट्री कर रहे हैं। वो तो सारी चीजें आ जाएंगी ना। रेरा क्या इन बात का जवाब नहीं देगा? आपने इसको अनुमोदन कर रखा है कि आपने इसके ऊपर निगरानी नहीं रखी? बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कैसे आज की तारीख में 20 के करीब ये रजिस्ट्री कर चुके थे? कैसे इन्होंने 2024 में ही, नक्शा पास 2025 में होता है, 2024 में इन्होंने प्लॉट सेल करके और उसका पैसा अपने अकाउंट्स में जमा कर लिया था और कंपनी दूसरी बना रखी थी, न्यूमैक्स द एड्रेस प्राइवेट लिमिटेड। तो सवाल तो इन्हें जो निवेश करने वाले लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि भाई कोई चीज़ अगर है तो वो डॉक्यूमेंट्स को मान लें और मुतमईन हो जाएं कि हाँ, या उनके पास फालतू पैसा है कि अगर मेरा पैसा फंस भी गया 10-20 साल तो उन्हें लेना चाहिए। वरना तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरी नहीं है। सेबी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रेरा कह रहा है, एमडीए कह रहा है, वो सारे दस्तावेज है। विकास बालियान, बार बार कहता हूँ, मैं तो सिर्फ एक जरिया बन रहा हूँ, आरोप मेरे लगाए हुए नहीं है। मैंने तो चीज़ें देखी हैं, सामने लाया हूँ। क्योंकि यहाँ 13 करोड़ निवेशकों में से लोग नहीं रहते, इसलिए मेरी बात का अनुमोदन अभी लोग नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि ये तो पता नहीं बस ऐसे ही है, सब ऐसे ही चल रहा है। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं 1 साल से ये चीज़ उठा रहा हूँ। किसी न किसी चीज़ के पीछे अगर हम खड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गंभीरता तो होगी ना। देखिए, जो न्यू मैक्स मामला मुजफ्फरनगर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है, मैं उन्हीं से बातचीत कर रहा था। विकास बालियान जी मेरे साथ मौजूद थे। हर बिंदु
पर चर्चा कर रहे थे। आप देखते रहिए सचनामा न्यूज। मैं हूं वसीम मंसूरी।